हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मंगला क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग G7 कंट्रीज, G20 कंट्रीज और इन दोनों में क्या डिफरेंस है उस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं G7 कंट्रीज के साथ। तो क्या है G7 समूह का अर्थ? G7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जिसमें फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा सम्मिलित हैं। मतलब कि ये जितने भी 7 कंट्रीज के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये सभी जो है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जिसे G7 कहा जाता है के सदस्य हैं। आगे बात करते हैं हम लोग कि G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था। क्या मतलब है कि जो G7 के अंदर आने वाले जितने भी देश हैं वो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1975 में तैयार किया गया था। और उस किस बेसिस पे तैयार किया गया था? जो उस टाइम की यानी कि 75 के टाइम की जो शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं थी पूरे विश्व की, उसके आधार पर किया गया था। लाइक दिस विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने तो अनौपचारिक मंच, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल तरीके से इसका गठन किया गया था और उसी के बाद तभी से ये चला आ रहा है। और इसमें जो कंट्रीज हैं वो घटाए बढ़ाए जाते रहे हैं समय समय पर। G7 में कनाडा देश 1976 में, जबकि जो यूरोपियन यूनियन है वो 1977 में इंक्लूड किया गया था। G7 समूह दशकों से वैश्विक समाज के समक्ष मौजूदा चुनौतियों जैसे वित्तीय संकट, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी आदि पर विचार विमर्श करता रहा है। जैसे कि इस समय आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, पूरे विश्व में इस समय वित्तीय संकट छाया हुआ है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, वैकेंसीज नहीं है। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए ये G7 कंट्रीज जो होती हैं ये आपस में बैठती हैं, विचार विमर्श करती हैं कि क्या ऐसा किया जाए जो इन सारी चीजों से निपटा जा सके। G7 समूह में 1977 में रूस को भी शामिल किया गया था, जिसके बाद में इसे G8 कहा जाने लगा। परंतु 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिए जाने के बाद पुनः G7 कहा जाने लगा। क्या हुआ कि 1977 में जब रूस को यानी कि यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड कर लिया तो G7 से चेंज होकर के G8 हो गया। बट 2014 में क्या हुआ कि जो रूस का क्रीमिया से विवाद हो गया, जाहिर सी बात है जब आप लोग अपना मैनेजमेंट सही से कर नहीं पा रहे हैं तो आप सलाह मशवरा क्या देंगे, इसलिए रूस को हटा दिया गया और वापस से इसको G7 कहा जाने लगा। नेक्स्ट है G7 के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं, जिसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं द्वारा एक रोटेशनल बेसिस पर की जाती है। रोटेशनल बेसिस का मतलब है यहाँ पे, रोटेशनल बेसिस का मतलब ये होता है कि कभी किसी कंट्री ने अध्यक्षता कर ली तो कभी किसी कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष ने अध्यक्षता कर ली, मतलब चेंज होता रहता है, किसी एक का वर्चस्व नहीं है, कहने का मतलब ये है। इसके बाद G7 का कोई भी औपचारिक संविधान या निर्धारित मुख्यालय नहीं है। मतलब जो इनकी मीटिंग्स होती हैं वो वर्चुअल तौर पर होती हैं, वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं। औपचारिक कोई इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि इसके कोई नियम कायदे कानून नहीं है कि ऐसा 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 आपको फॉलो करना पड़ेगा, और इसका कोई निर्धारित मुख्यालय भी नहीं है। अतः इसके सम्मेलन में जो निर्णय होते हैं वो गैर बाध्यकारी होते हैं। गैर बाध्यकारी से मतलब है कि जो भी निर्णय इसमें लिए जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि आप माने ही माने, आप अपने कंट्री के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको फॉलो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। 2016 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रूस को पुनः समूह में शामिल करने की बात कर चुके हैं। वर्तमान में ट्रंप ने भारत को भी इसमें सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया है। एक बात यहाँ पे मैं ये इंक्लूड करना चाहती हूँ कि G7 या G20 कंट्रीज में कोई भी कंट्री शामिल होने या न होने का जो आधार होता है वो क्या होता है, उस कंट्री की वैश्विक रणनीति को देखते हुए हटाया या जोड़ा जाता है किसी भी कंट्री को। अगर जो G7 के कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो देखते हैं कि जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके जो वैश्विक रणनीति के जो डिसीजंस हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं और फ्यूचर में उनमें बहुत स्कोप है या कुछ भी है,
तो वो उस कंट्री को निमंत्रण देते हैं कि आइए आप भी शामिल हो सकते हैं। तो इसी आधार पर 2016 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को इंक्लूड करने का बात किया था और अब इन्होंने भारत को बोला है। तो ये कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भारत के लिए बहुत बड़ी बात है जो इस तरीके के डिसीजंस आ रहे हैं। अब बात करते हैं G20। G20 क्या है? G20 भी G7 की तरह देशों का एक बड़ा समूह ही है जिसमें G7 समूह के सदस्य देश भी शामिल हैं। G20 समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 80% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब G7 में केवल 7 कंट्रीज हैं और G20 में 20 कंट्रीज हैं। तो जाहिर सी बात है जब 20 से ज्यादा देश हैं और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं तो 80% हिस्से का तो प्रतिनिधित्व करेगा ही। G20 समूह का गठन वर्ष 1999 है जिसमें वैश्विक आर्थिक चिंताओं से निपटने हेतु और अधिक देशों को एक साथ एक मंच पर लाने के उद्देश्य से किया गया था। जैसे G7 कंट्रीज में ओनली 7 कंट्रीज थे, G20 में क्या है उससे भी ज्यादा, यानी कि लगभग 20 देश हैं जो और सबसे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं। तो वो लोग जब उनके राष्ट्राध्यक्ष बैठ के मीटिंग्स करते हैं तो उसमें और अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलते हैं। G7 के विपरीत जो वैश्विक समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है। G7 में क्या होता है, आपके बहुत सारे वैश्विक मतलब मोटिव होते हैं, जैसे तस्करी भी आ गया, आतंकवाद भी आ गया, सारे टॉपिक्स वहां डिस्कस होते हैं। बट G20 में क्या है, केवल और केवल अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होता है, ना कि उन सारे टॉपिक्स पर। और आगे बात करते हैं, भारत जो है वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है और इसमें भी रोटेशनल बेसिस होता है, कभी भारत के पास है कभी किसी दूसरे कंट्री के पास है। तो 2022 में ये एग्जाम की पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 2022 में भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशनल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।